नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं। सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में आया था ये। और सोचिए, इसे बुकर प्राइज मिला और फिर दो दो बार बुकर ऑफ बुकर। वाकई जबरदस्त किताब है। हाँ बिल्कुल, इसकी चर्चा तो हमेशा ही रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। तो इसकी कहानी है सलीम सिनाई की। और उसका जन्म होता है ठीक उसी पल जब भारत आज़ाद हुआ, मतलब 15 अगस्त 1947, ठीक आधी रात को। हाँ बिल्कुल, मिडनाइट। लेकिन सिर्फ सलीम एक बच्चा नहीं है ना। वो उस पूरी पीढ़ी का प्रतीक है जिनके पास कुछ अजीब सी शक्तियां हैं। हाँ, अलौकिक शक्तियां कह सकते हैं। और उसकी जिंदगी वो भारत के इतिहास से एकदम गुंथी हुई है। आज़ादी से लेकर इमरजेंसी तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, सलीम की कहानी और भारत की कहानी वो साथ साथ चलती हैं। तो चलिए इसके सारांश में और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या खास बात है। तो शुरुआत होती है सलीम के जन्म से और उसकी शक्ति से, टेलीपैथी। मतलब वो दूसरों के मन की बात जान सकता है। हाँ, ये उसकी खासियत है। और दिलचस्प ये है कि उस रात और भी बच्चे पैदा हुए थे, मिडनाइट्स चिल्ड्रन जिन्हें कहा गया। सही। 1000 के करीब बच्चे। और सब में कोई ना कोई जादुई शक्ति। हाँ, किसी न किसी तरह की खासियत। कोई अदृश्य हो सकता है, कोई समय में आगे पीछे जा सकता है, तरह तरह की शक्तियां। और सलीम अपनी टेलीपैथी से उन सबको महसूस कर सकता है, उनसे जुड़ सकता है। वो उन्हें एक साथ लाना चाहता है ना, एक तरह का नेटवर्क बनाना चाहता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का वो अनोखा अंदाज सामने आता है जिसे हम मैजिकल रियलिज्म कहते हैं। अच्छा, जादुई यथार्थवाद, ये क्या होता है? देखिए, इसका मतलब है कि कहानी जो है वो असल ऐतिहासिक घटनाओं को लेती है, जैसे भारत की आज़ादी हुई, बंटवारा हुआ, फिर युद्ध हुए, इमरजेंसी लगी। हाँ, ये सब तो सच में हुआ। बिल्कुल। तो इन सच्ची घटनाओं के ताने बाने में रुश्दी ये जादुई चीजें बुन देते हैं, जैसे बच्चों की ये शक्तियां। तो ये सिर्फ फैंटेसी नहीं हुई फिर? मतलब सिर्फ जादू नहीं है? नहीं नहीं, ये सिर्फ जादू टोना या फैंटेसी नहीं है। ये एक तरीका है इतिहास को और खासकर उस दौर की उथल-पुथल, उम्मीदों और त्रासदियों को एक अलग नजरिए से दिखाने का। सोचिए, आज़ादी और बंटवारा, ये घटनाएं खुद कितनी अविश्वसनीय लगती हैं। तो ये जादुई तत्व शायद उस एहसास को पकड़ने में मदद करते हैं। ये इतिहास पर एक तरह की काव्यात्मक टिप्पणी है। ये तो बहुत दिलचस्प बात कही आपने। और सारांश में एक और चीज है जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी, सलीम की पहचान का संकट। हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस। उसे बाद में पता चलता है कि अस्पताल में उसे बदल दिया गया था, किसी और बच्चे से, शिव नाम के बच्चे से। हाँ, मैरी पेरेरा नाम की एक नर्स ने अदला बदली कर दी थी। एक अमीर मुस्लिम परिवार का बच्चा सलीम एक गरीब हिंदू के घर पले बढ़े शिव से बदल दिया जाता है। अरे बाप रे। तो फिर? तो फिर सलीम के मन में ये सवाल उठता है कि वो असल में कौन है, उसकी जड़ें कहाँ हैं, जो जिंदगी वो जी रहा है क्या वो उसकी है? और ये जो व्यक्तिगत पहचान का संकट है ना, इसे रुश्दी बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं उस वक्त के भारत के अपने पहचान के संकट से। बंटवारे के बाद देश बना तो एक सवाल था कि भारतीय होने का मतलब क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो सलीम का संघर्ष कहीं ना कहीं देश के उस संघर्ष को दर्शाता है। वाह। मतलब सलीम की कहानी असल में भारत की कहानी का ही एक रूपक बन जाती है। कमाल है। और सारांश ये भी बताता है कि उसकी जिंदगी पर बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का सीधा असर पड़ता है, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध या बांग्लादेश का बनना। हाँ बिल्कुल, वो इन घटनाओं से बच नहीं पाता। सारांश दिखाता है कि वो 1965 के युद्ध का गवाह बनता है। फिर 1971 में जब बांग्लादेश बनता है, उस दौरान उसका परिवार तबाह हो जाता है, बिखर जाता है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास की लहरें उसे अपने साथ बहाए ले जा रही हैं। उसकी निजी ट्रेजेडी देश की उथल-पुथल से जुड़ जाती है। और फिर इमरजेंसी का दौर। सारांश के मुताबिक उस वक्त इन मिडनाइट चिल्ड्रन के साथ क्या होता है, उनकी शक्तियों का क्या हुआ? देखिए, ये कहानी का एक बहुत ही अंधेरा, बहुत ही दुखद मोड़ है। सारांश बताता है कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो इन बच्चों को निशाना बनाया गया। निशाना बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो अलग थे, उनमें खासियत थी। शायद वो व्यवस्था के लिए खतरा थे, या कम से कम उन्हें ऐसा समझा गया, उन्हें उस वक्त की सरकार की नज़र में एक तरह से असामान्य माना गया। तो उन्हें पकड़ा जाता है और उनकी नसबंदी कर दी जाती है। और इस प्रक्रिया में उनकी जो खास शक्तियां थी वो खत्म हो जाती हैं। क्या? उनकी शक्तियां छीन ली जाती हैं। ये तो बहुत भयानक है। हाँ। ये उस दौर के राजनैतिक दमन का, आशाओं को कुचलने का प्रतीक है। वो बच्चे जो आज़ादी के साथ एक नई उम्मीद लेकर पैदा हुए थे,
उन्हीं की आवाज, उन्हीं की खासियत को इमरजेंसी के दौर में खत्म कर दिया जाता है। समझ गए, वो जादू, वो उम्मीद, सब खत्म। एक तरह से हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सत्ता जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनोखेपन को कुचल सकती है। तो ये सारांश हमें दिखाता है कि उपन्यास में पहचान, राजनीति, इतिहास, भाग्य, यथार्थ और कल्पना, कितने सारे पहलू बुने हुए हैं। बिल्कुल, ये सारे विषय आपस में गुंथे हुए हैं। पहचान का सवाल तो है ही, साथ में इतिहास का बोझ, राजनीति की क्रूरता और किस्मत और इच्छा शक्ति के बीच का द्वंद्व भी है। और अंत में सलीम खुद को भी बहुत बिखरावा पाता है, जैसे वो खुद ही भारत का एक अक्स बन गया हो, टुकड़ों में बटा हुआ, संघर्ष करता हुआ, अपनी पहचान को समेटने की कोशिश करता हुआ। उसकी व्यक्तिगत विघटन में राष्ट्र की चुनौतियां और जटिलताएं झलकती हैं। तो ये सारांश ये बात साफ कर देता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन सिर्फ एक बच्चे की जादुई कहानी नहीं है। ये तो एक व्यक्ति के जीवन के जरिए एक पूरे देश के जन्म और उसके शुरुआती बहुत ही मुश्किल दशकों की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इतिहास और कल्पना को इस तरह मिलाता है कि पहचान, राजनीति और नियति जैसे बड़े सवाल बहुत प्रभावी ढंग से सामने आते हैं। एक व्यक्ति की कहानी कैसे पूरे देश की कहानी बन जाती है, ये इसका सबसे सशक्त पहलू है। वाकई ये उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, समाज और एक व्यक्ति के बीच का जो गहरा और पेचीदा रिश्ता है उसकी एक बहुत ही अनोखी पड़ताल करता है। और इसके इतने सारे पुरस्कार भी ये बताते हैं कि इसका असर कितना स्थायी और गहरा रहा है। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा के बाद शायद ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए कि कैसे ये जो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम सिर्फ पढ़ते या सुनते हैं, वो अनजाने में कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगियों को, हमारी अपनी किस्मतों को भी शक्ल देती रहती हैं, है ना?